तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 4.1 एक्सरसाइज के पहले पार्ट के 8 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 8 पार्ट डिस्कस किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और पूरा खत्म करेंगे 4-5 जितने भी इसके पार्ट हैं। इसमें क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में बच्चे फंसते हैं और मैं गारंटी लेता हूँ मुझसे अच्छा आपको वर्ड प्रॉब्लम कोई नहीं सिखा पाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आपको लिखने की टेंशन नहीं लेना है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, लिखा हुआ है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। और पहला लिखा हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे हमको सॉल्व नहीं करना है। ये कह रहा है केवल इसे द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, पर मैं क्या करूंगा, मैं सॉल्व करके भी दिखा दूंगा आपको। समझ गए? तो लिखा हुआ है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। समझ गए बात? तो सबसे पहले इसके लिए मानते हैं अपने पास कि कोई एक आयताकार भूखंड रहा होगा। भूखंड मतलब कोई जमीन रही होगी, तो एक आयताकार हमने ऐसे जमीन मान ली। अब कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। इसका मतलब लंबाई किस पे डिपेंड कर रही है? चौड़ाई पे। समझ गए? तो हम मान लेंगे कि इसकी चौड़ाई कितनी है? x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना भूखंड की चौड़ाई कितनी है? x। ठीक है, x मीटर मान लेंगे। माना भूखंड की चौड़ाई कितनी है? x मीटर। ठीक है, तब लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई है क्या? ये है लंबाई। कह रहा है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, तो पहले हिंदी में लिख दो जिससे गलती ही ना हो। चौड़ाई का दुगना मतलब 2 से क्या कर दो? गुणा। और एक अधिक है मतलब क्या कर दो? जोड़ दो। ठीक, तब लंबाई हमारी आ गई। चौड़ाई कितनी है भैया? x। इसमें मल्टीप्लाई किया 2 से, प्लस में कर दिया 1, तो ये बन गया हमारा 2x प्लस 1। ये आ गई हमारी लंबाई। अब कह रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल ये दे रखा है हमको, ये हमको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। आयत का क्षेत्रफल होता है क्या? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये हमको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी थी? लंबाई हमारी आई है 2x प्लस 1 मीटर। चौड़ाई कितनी आई है? x मीटर, बराबर ये इधर लिखा हुआ है 528। इसको भी हिंदी में लिख देता हूँ मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से ये दोनों मीटर कट जाएंगे। आप कभी भी यूनिट लिख के ही करा करें क्वेश्चन, नहीं तो गलत हो जाता है। तो अब ये हमारा केवल क्या बचेगा? 2x प्लस 1, और इधर क्या बच गया? इंटू में x बराबर 528। अब x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। x और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x बराबर, इधर क्या लिखा हुआ है? 528। अब हम क्या करेंगे, बराबर के इस पार के मटेरियल जो राइट साइड में उसे लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस x, इधर प्लस 528 है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 528, और बराबर में क्या हो गया? 0। तो अगर आप सवाल का माने किताब के क्वेश्चन का, तो उसको इतना ही तक करना था कि हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करके छोड़ देना था। पर अपन कहाँ मानने वाले, हम इसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे। ठीक, तो हम करेंगे क्या, अब जैसे ये जो द्विघात समीकरण का हल है, ये आपके अगले एक्सरसाइज में है। उधर पढ़ाना है कि कैसे इसका हल करते हैं, लेकिन आप लोगों ने बचपन से पढ़ ही रखा होगा, तो इसलिए मैं उस चीज को बेसिस बना के यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है, तो सबसे पहले आगे वाला नंबर और पीछे वाले नंबर का मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 गुणे माइनस 528, तो ये हो जाएगा हमारा 1056। ठीक, 528 का 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 1056। अब हमको ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं, ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका घटाने पर, चूंकि यहाँ आंसर में माइनस आया ना, माइनस 1056 है, तो इसका मतलब एक प्लस में होगा एक माइनस में। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको घटाने पे एक बचे और मल्टीप्लाई करने पे 1056 बन जाए, माइनस 1056। अब ऐसे दो नंबर हमको ढूंढना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर माइनस 1056 हो और सब्ट्रैक्ट करने पर वो कितने आ जाए? एक बच जाए। तो ऐसे दो नंबर है 33 और 32। जब आप 33 में से 32 घटाएंगे, जब आप 33 में से क्या घटाएंगे?
32, तो फिर कितना आ जाएगा 1, और 33 और 32 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1056। तो आइए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे इसको लिखते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन था इसको लिखते हैं 2x² प्लस x को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 33 माइनस 32 इंटू में x माइनस 528 और बराबर में क्या हो गया 0। अब ये हो जाएगा 2x², ये प्लस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 33x माइनस ये हो जाएगा 32x और माइनस 528 बराबर में हो गया 0। अब मैं थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ, माइनस 32x को आगे ला रहा हूँ और 33x को कहाँ कर दे रहा हूँ, पीछे कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2x² माइनस 32x प्लस में क्या कर दिया 33x माइनस में हो गया 528, ये बराबर में हो गया 0। अब यहाँ पहले स्टेप में देखेंगे जब 2x² और 32x में, तो यहाँ पे आपको 2 भी कॉमन दिखेगा और x भी कॉमन दिखेगा, तो कॉमन कर लेते हैं। जब 2 कॉमन कर लिया तो यहाँ 2 तो निकल गया, x² में से x निकल गया, तो केवल क्या बचेगा x माइनस, यहाँ 32 में से 2 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और x तो चला ही गया तो x माइनस क्या बन गया 16, प्लस यहाँ पे हमने क्या कॉमन कर लिया 33, यहाँ पे हमने क्या कॉमन कर लिया 33। 33 जब कॉमन करोगे तो हो जाएगा x, और 33 और 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो 528 होता है। अब इन दोनों ब्रैकेट में x माइनस 16 कॉमन हो गया, x माइनस 16 कॉमन कर लेंगे, तो उसके बाद बचा क्या 2x प्लस में क्या बच गया है 33, और ये किसके बराबर चल रहा था 0 के। अब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 लिखा हुआ है, तो ये दो ही केस पॉसिबल है, या तो ये वाला लेफ्ट वाला नंबर 0 हो या तो राइट वाला नंबर 0। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना x माइनस 16 हमारा क्या है 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 16, और फिर क्या मान लिया कि 2x प्लस 33 हमारा क्या है 0, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस 33, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा माइनस 33/2, और ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया कैसे ऋणात्मक, और कभी जो दूरी होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है, तो इसलिए हमारा केवल ये वाला आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, और ये x की वैल्यू केवल क्या ले लेंगे 16। तो इसका मतलब जो भी जमीन रहा होगा तो उसका जो चौड़ाई है वो कितना रहा होगा 16 मीटर, ठीक, चौड़ाई कितना आया होगा 16 मीटर, और लंबाई कितनी आई होगी, लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक थी, यानी 16 दूना 32 और एक कितना आ जाएगा 33 मीटर। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल हमें 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं, ठीक है सर। अब पूर्णांक का गुणनफल समझते क्रमागत समझते हैं, जैसे 17 के बाद क्या आता है 18, तो ये दोनों क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक, मतलब उन ऑर्डर में हो, जैसे 14 के बाद क्या आएगा 15, 8 के बाद क्या आएगा 9। तो अगर मान लेते हैं ऐसी दो संख्याएं होंगी जो एक के बाद एक आएंगी, तो हमें कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इनको नहीं पता कौन से हैं, लेकिन उनका गुणनफल कितना है 306। तो हम ये मानेंगे कि जो भी नंबर हैं जो धनात्मक पूर्णांक हैं ये कुछ इस प्रकार के होंगे, अगर एक x होगा तो अगला x प्लस 1 होगा। जैसे एक नंबर 16 है तो अगला क्या होता है 17, 17 कैसे होता है जब 16 में क्या जोड़ते हो एक, नंबर 16, 16 में एक जोड़ा तो क्या बन गया 17, तो इसी हिसाब से इसको भी कर देंगे। तो लिखा हुआ है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हम मानेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है x, फिर दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा x प्लस 1, समझ गए। अब कह रहा है इनका गुणनफल कितना है 306। अब दे रखा है कि पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306 है, तो पहला संख्या x है और दूसरा संख्या x प्लस 1 है, इनका जो गुणनफल है ये 300 किसके बराबर है 6 के। अब x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x और x का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा x², x और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो गया 306। अब ये हो जाएगा x² प्लस x बराबर, राइट साइड में प्लस 306 है, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 306 बराबर 0। आपकी जो किताब में क्वेश्चन है वो यही खत्म हो जाता है, कह रहा है इसका यही सॉल्यूशन है, ठीक, कि उसे द्विघात समीकरण के रूप में बना के छोड़ दो, पर हम नहीं मानेंगे, हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो अब हमको करना क्या है, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, देखो x² का गुणांक क्या लिखा हुआ है 1, तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो कितना हो,
-306 हो। ऐसे दो नंबर ढूंढो एक्स और वाई जिनका मल्टीप्लाई क्या हो -306 हो, लेकिन जब एक्स में से वाई घटाओ तो कितना बचे 1। तो मेरी नजर में आ रहा है शायद 18 और 17। एक बार चेक करके देखते हैं, 18 और 17 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होता है। तो 17 अट्ठे होता है शायद 136। 17 अट्ठे कितना होता है 136। तो कितना हो जाएगा 6, कैरी आ जाएगा 3। फिर 17 एक नम 17 और 17 अट्ठे 136। 17 अट्ठे 136 के 6 हो गया, कैरी आ गया 13। समझ गए, 136 जब आप लिखोगे तो 6 लिखोगे तो कैरी कितना बच जाएगा 13। फिर 17 एक नम 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा 30। हाँ तो ये बन जाएगा 306। तो मतलब ऐसे दो नंबर्स हैं 18 और 17। 18 का 17 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा 306, और 18 में से 17 घटा दो तो कितना आ जाएगा 1। तो हम लोग एकदम सही हैं, हमने पूर्णांक पकड़ लिया है। समझ गए, अब आओ यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इस x को जो लिखा था इसको अपन लिखेंगे 18 माइनस 17, क्योंकि 18 में से 17 घटाओगे बचेगा तो एक ही ना, एक ही x लिखा हुआ था, इंटू एक्स -306 बराबर में क्या हो गया 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर 18। अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो x और 18 का मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 18x, फिर -17 और x का मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस मिलकर कितना हो जाएगा 17x, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ -306 बराबर में क्या हो गया 0। अब आप चाहो तो यहाँ से x कॉमन कर लो, x कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 18 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 17 कॉमन करके देखते हैं तो यहाँ x बच जाएगा, और 17 कॉमन करोगे तो 17 एक अन्नम हो जाएगा 17, 17 17 13 30, 17 13 30 136, 17 अट्ठे 136 बराबर में क्या हो गया 0। अच्छा ये माइनस कॉमन किया है तो ये प्लस हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन किया है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा प्लस। तो अब एक ब्रैकेट हमारा बन गया x प्लस 18 और एक ब्रैकेट हमारा बन गया x माइनस 17 बराबर में क्या हो गया 0। अब तो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे 0 हो तो उनमें से कोई एक नंबर 0 होता है, तो सबसे पहले अपन मान लेंगे कि x प्लस 18 हमारा क्या रहा होगा 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -18, और x माइनस 17 बराबर का रहा होगा 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 17। ठीक, अब हमने जो माना था, हमने माना था धनात्मक पूर्णांक। हमने जो x को माना था वो क्या माना था धनात्मक पूर्णांक। तो x ये वाला जो है ये -18 आ गया, आखिर में एक ऐसा पूर्णांक आ गया ऋणात्मक। तो ये वाला आंसर हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें केवल 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 क्या लेना है धनात्मक। तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई 17। तो पहली संख्या हो जाएगी 17 और दूसरी संख्या हो जाएगी 18। समझ गए, तो पहली संख्या यहाँ पे हमने x निकाल लिया कितना है 17, तो दूसरी क्रमागत संख्या हो जाएगी 17 प्लस 1 मिला के 18। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है सर, ये तो चिंदी सा सवाल है। मैं उम्र के बहुत क्वेश्चन करवा चुका हूँ चैप्टर 3 में भी, और मैंने उसमें समझा भी रखा है कैसे करना है। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो इसमें मेन कैरेक्टर कौन है रोहन। समझ गए, मेन कैरेक्टर कौन है रोहन, क्योंकि रोहन से उसकी माँ का उम्र मेजर किया जा रहा है। तो हम मानेंगे कि माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है x वर्ष। ठीक, माना रोहन की वर्तमान आयु है x वर्ष। अब रोहन की अम्मा उससे कितनी वर्ष बड़ी है 26 वर्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे रोहन की माँ का वर्तमान आयु। अब जैसे मान लो रोहन अगर आज मान लो 10 साल का होता तो उसकी मैया कितने साल की हो जाती 36। क्यों, क्योंकि उससे वो कितने साल की बड़ी है 26। तो अगर रोहन आज 1 साल का है तो उसकी अम्मा कितनी साल की हो जाएंगी x प्लस 26। समझ गए, 26 बड़ी हो जाएंगी। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अच्छा, अब 3 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, 3 वर्ष पश्चात फ्यूचर की बात करेंगे, पश्चात इनका गुणनफल कितना हो जाता 306। ठीक है भैया, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु सबसे पहले कितनी होगी रोहन की आयु। तो रोहन की आयु हो जाएगी 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3। रोहन की मैया कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु भी कितनी हो जाएगी x प्लस 26 तो थे ही, 3 वर्ष बाद उसमें कितना बढ़ जाएगा 3। जैसे ऐसे मान लो आज आप 15 साल के हो तो 3 साल बाद कितने साल के हो जाओगे 18 ना। कैसे पता चला, 15 में 3 जोड़ दिए, तो जितने साल बाद की बात हो उतना वर्तमान आयु में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अब रोहन की माँ का जो उम्र है ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा
26 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 29, तो ये बन जाएगा x प्लस 29। अब दोनों का गुणनफल हमको कितना दे रखा है 360, ठीक है, दे रखा है कि दोनों की उम्र का जो दोनों की आयु का गुणनफल कितना है 360। दोनों की आयु का गुणनफल 360 है, तो रोहन कितना है x प्लस 3 और उसकी अम्मा कितनी है x प्लस 29, और इन दोनों का गुणनफल कितना हो गया 360 हो गया। अब x को उठाओ, x से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x को उठाओ 29 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 29x, फिर 3 को उठाओ x से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 3x, फिर 3 को उठाओ 29 से मल्टीप्लाई कर दो तो 29 यहाँ कितना होता है 87, बराबर में हो गया 360। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो गया 32x, और प्लस में कितना हो गया 87, बराबर में क्या लिखा हुआ 360। अब राइट साइड में जो 360 लिखा हुआ है उसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, इधर जो प्लस 360 है इधर लाके इसको माइनस 360 कर देंगे, बराबर कर दिया 0। अब 360 में से 87 आपको घटाना है, तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब 360 में से जब 87 घटाओगे तो कितना बचेगा 100 कितना बचना चाहिए 80 193 के आसपास बचना चाहिए, घटा लेते हैं 360, इसमें से घटा देना हमको 87, घटा देते हैं, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 5 में से 6 8 जाएगा नहीं तो 15, तो कितना बच जाएगा 7। देखो 10 में से 7 गया तो कितना बच गया 3, 10 में से 7 गया तो कितना बच गया 3, अब ये 5, 5 में से 8 जाएगा नहीं, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा 7, और अब ये कितना बचा है हमारा 3 में से 1 उधर चला गया था तो ये बचा है 2, यानी कितना बच जाएगा 273, समझ गए। और 7 3 10 0, 8 7 15, 1 16, 2 1 3, तो ये बन जाएगा हमारा 273, यहाँ बच गया -273, बराबर में क्या हो गया 0। अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे, समझ गए, जिनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 273, और ऐड करने पे सॉरी सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए 32, तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं आप बताओ। तो अपन 39 और 7 लेके चेक करते हैं एक बार, क्या लेके चल चेक करते हैं 39 और 7, तो 9 7 63 के कितना आ जाएगा 3, ठीक, मतलब 7 9 63 के कितना आ जाएगा 3 और 6 कैरी आ जाएगा, और 7 3 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, हाँ वेरी गुड, यानी 39 और 7 इसका सॉल्यूशन होगा। तो कैसे करेंगे, इसको करेंगे एक्स स्क्वायर 32 को लिख देंगे 39 माइनस कितना कर देंगे 7 इंटू एक्स माइनस 273, बराबर क्या हो गया 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 39 और एक्स का मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 39x माइनस 7 और एक्स का मल्टीप्लाई करोगे 7x माइनस 273, बराबर में क्या हो गया 0। अब करना क्या है, आप यहाँ से एक काम करो x कॉमन कर लो तो ये बन जाएगा x प्लस 39, ठीक है, और यहाँ से क्या करो -7 कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा x, और ये भी बन जाएगा प्लस में 39, बराबर में क्या हो गया 0। तो x प्लस 39 हो गया और एक हो गया हमारा x प्लस 7, समझ गए, और ये बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब दो नंबर का मल्टीप्लाई 0, तो उनमें से कोई एक नंबर 0 होगा, ये यहाँ पे गलती हो गई, ये देखो ये -7 है, तो सबसे पहले x माइनस 7 को बराबर 0 करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, और x प्लस 39 को बराबर 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -39। चूंकि हमने x रोहन की उम्र मानी थी और उम्र कभी ऋणात्मक होती नहीं, तो ये आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, मतलब रोहन की आयु कितनी है 7, समझ गए, रोहन की आयु कितनी वर्ष की है 7 वर्ष की, और रोहन की अम्मा कितने साल उससे बड़ी थी 20, तो रोहन की अम्मा की आयु हो जाएगी 26। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में एक रेलगाड़ी वालगाड़ी का क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक, कम होती है, तो उस दूरी को तय करने में से 3 घंटा अधिक समय लगता है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो बेसिकली ये मैथ का क्वेश्चन है ही नहीं, किसका क्वेश्चन हो गया फिजिक्स का। तो इसमें लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है, तो दूरी दूरी यानी एस से लिख देंगे, ये कितनी दे रखी है हमको 480,
और इसकी चाल जो है वो 8 किलोमीटर, सॉरी, इसकी एक रेलगाड़ी जिसकी समान चाल से तय करती है या जिसकी चाल 8 किलोमीटर घंटा कम हो जाती है, तो उसी दूरी को तय करने में इसे 3 घंटा कम समय लगता है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है भैया, तो माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, u। माना रेल गाड़ी की चाल ये कितनी है, मान लेते हैं u किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है सर, अब करना क्या है, तो सबसे पहले लगाते हैं चाल बराबर और माना, पहले केस में माना रेलगाड़ी को एक समान चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना है, ये मान लेते हैं टी घंटे। कितने घंटे है, टी घंटे। ठीक है सर, तो अब यहां से हम निकालेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ पे क्या निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटे में क्या हो जाएगा, समय। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, समय निकालेंगे। यहाँ से जब हम समय निकालेंगे तो समय बराबर हो जाएगा दूरी और बटे में कितना हो जाएगा, चाल। तो समय कितना घंटा लगा, टी घंटा। दूरी कितनी चल रही है, 480, और चाल कितना है उसका, u। समझ गए, ये हमने पहले लिख दिया है, तो सब कुछ लिख रखा है। तो यहाँ से समय बराबर हो गया दूरी बटे चाल। इसको मान लेते हैं अभी के लिए समीकरण 1। ठीक है सर, अब द्वितीय शर्त में क्या कह रही है, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि जब उसकी चाल कितनी कम हो जाती है, 8 किलोमीटर कम हो जाती है, तो अब नई चाल क्या हो जाएगी, नई चाल। ठीक, नई चाल पहले u थी, अब उसमें 8 कम कर दो तो हो जाएगा u-8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब दूरी, समय भी क्या होता है, समय, समय जो नया समय है, ये कौन सा समय रहेगा, नया समय। कह रहा है कि जब का चाल कम हो जाती है तो समय अधिक लेता है, 3 घंटा अधिक लेता है। तो पहले का समय टी था, पहले का समय क्या था, टी, उसमें 3 घंटा अधिक कर दो। और फिर से लिखो क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ से हम लिखेंगे, सॉरी, सीधा वही लिखो, समय बराबर दूरी और बटे में क्या होता है, चाल। अच्छा सर, समय कितना लग रहा है इस बार समय लग रहा है हमारा t+3। दूरी कितनी है, 480। चाल कितनी है, u-8। समझ गए। ठीक है सर, ये मान लो समीकरण 2। अब समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रख दो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है सर, रख देते हैं। समीकरण 1 से t का मान था 480 बटे u, तो यहाँ पे 2 वाले में रख दो। तो जहाँ पे t था वहां पे हम चिपका देंगे 480 बटे में u प्लस में 3 बराबर 480 बटे में u-8। ठीक है सर, अब क्या करने वाले हो, अब एलसीएम ले लेंगे। इसका गुणा इससे कर दो, इसका गुणा इससे कर दो, तो इसके बटे में 1 लिख देते हैं यहाँ पे। तो 480 का 1 से गुणा करोगे तो 480 हो जाएगा, 3 का u से करोगे तो क्या हो जाएगा, 3u, और इसके पूरे बटे में नीचे क्या आ जाएगा, u बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है 480 बटे में लिखा हुआ है u-8। अब वज्र गुणन करेंगे। वज्र गुणन मतलब क्या होता है, इधर का गुणा उधर से, उधर का गुणा इधर से, मतलब इसका गुणा इधर से और इसका गुणा इधर से। तो ये हो जाएगा हमारा 480 प्लस 3u, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया क्या, u-, 1 मिनट, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे u-8, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया u-8, और बराबर ये हो गया 480, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया u से। अब एक काम करो, इसका इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 480 और u का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 480u। 480 का 8 से करोगे जब तो कितना आएगा, 8 जीरो 0 आ जाएगा, 8 28 64 के 4 आ जाएगा, 8 चौक 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। फिर अब ये उठा के 3u का u से करोगे तो 3u स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3u का 8 से करोगे तो 8 3 कितना हो जाएगा, 24u आ जाएगा। बराबर इधर क्या लिखा हुआ, 480u। अब बराबर के उस पार के सारे मसाले को इधर लेके चले आएंगे, तो इधर देखो 480u
माइनस 3840 प्लस 3u² माइनस ये हो गया 24u, उधर प्लस 480 है, इधर आएगा तो माइनस 480u बराबर क्या हो गया 0। ये 480u से 480u कट गया तो केवल क्या बचा 3u² माइनस 24u माइनस 3840 बराबर में क्या हो गया 0। समझ गए? 8 3 11 4 15। आप चाहो तो इसमें से 3 कॉमन कर सकते हो, तो 3 यहाँ से कॉमन कर लो, 3 कॉमन कर लोगे तो u बचेगा, 3 अट्ठे 24 तो ये केवल 8u बचेगा, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 8 24 1280 बराबर में क्या हो गया 0। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में, 0 के उस पार जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1280 बराबर 0/3। तो u² माइनस 8u माइनस 1280 बराबर क्या हो गया 0। यही हमको बना के देना था। अब एक काम करना, इस समीकरण को आप सॉल्व करने की कोशिश करना, जो आंसर आए मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। समझ गए? तो इसके साथ ये वाली एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। अगले लेक्चर में हम लोग नई एक्सरसाइज लेके आएंगे, एक्सरसाइज 4.2। तब तक आप क्या कीजिए, अच्छे से जम के पढ़ाई कीजिए। हमारे चैनल पे अगर आप आए हैं, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, थोड़ा सा शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।